हेलो एवरीवन, दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। जैसे कि इसका पार्ट 1 मैंने कल डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने एक ओवरव्यू देखा है, ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें मैंने सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं जस्ट एक इंट्रोड्यूस ज़रूर करवा दिया है कि किस आर्टिकल में हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्दी से, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल 12 और 13 को डिस्कस करें। देखिए आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसमें जो स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखिए क्यों यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में अगर बात करेंगे, या हमारे मान लो कहीं पे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो किन चीज़ों के द्वारा हनन करने पर हम जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनकी जस्टिस के लिए हम जो है कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि उस स्टेट, क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार क्यों है, ये स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट हमें मौलिक अधिकार दिए कि अगर स्टेट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को अगर कहीं ना कहीं अगर सप्रेस किया जाता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा स्टेट, या मीन्स स्टेट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हम स्टेट माने, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात की गई। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें बताता है कि स्टेट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। जैसे देखिए भारत सरकार एवं संसद, जो इंडियन पार्लियामेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी स्टेट के अंदर आएगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे अधिकारों को किसी तरह से हनन किया जाएगा तो हम उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल, पहले हमने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और अब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत ही आता है, इसको भी स्टेट माना जाएगा। फिर तीसरा आता है नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पता क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 12 के अंडर जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसमें से कौन सी ये चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट के अंडर नहीं आती है, जिसको स्टेट माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में स्टेट किन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं कवर करता है, कि किन चीज़ों को हम स्टेट माने, ठीक है। तो पहला आया भारत सरकार एवं संसद, फिर प्रत्येक राज्य की सरकार व विधानमंडल भी माना जाएगा, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर LIC आपका जो जीवन बीमा निगम है, इसको भी कहीं ना कहीं स्टेट माना जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राइट, भारतीय खाद्य निगम, यूनिवर्सिटीज, आपके जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, इनको भी कहीं ना कहीं स्टेट माना जाता है। UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो ये भी स्टेट के अंडर आता है। राष्ट्रीयकृत बैंक या जो नेशनलाइज्ड जो बैंक होता है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे लोग कहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टेट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। अगर इन सब एजेंसीज़ के द्वारा अगर कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं पे उल्लंघन किया जाए तो हम इनके अगेंस्ट जो है कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ पे? अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप 226, ठीक है, 226 अनुच्छेद के अंतर्गत आप जा सकते हो। कहाँ? हाई कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको आर्टिकल 32 के माध्यम से जो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो स्टेट के अंडर नहीं आती हैं, ठीक है, इस पर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए जो राज्य नहीं है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो राज्य के, जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है, ये चीज़ें वो उस परिभाषा के अंदर नहीं आती। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ जो राज्य की परिभाषा के अंदर आती है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए कब, जब प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी के टाइम जो है आर्टिकल 359 के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है, ठीक है, उस वक्त राष्ट्रपति भी क्या है, वो एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? 359, ठीक है, जब इमरजेंसी लगती है। 352, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, तो 359 के अंतर्गत वो जो है हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए चलो हम अब बात करते हैं कि जो राज्य नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, ये चीज़ आगे जो राज्य के अंतर्गत नहीं आती। दूसरी है SCERT और BCCI। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि SCERT और BCCI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने पीछे वाले उसमें बात की कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो है राज्य के अंतर्गत आती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती। और जुडिशरी, न्यायालय, ठीक है। तो देखिए न्यायालय क्यों आता है, देखिए पीछे वाली स्लाइड में हमने बात की कि जो
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि न्यायालय या जुडिशरी जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते। तो देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो तभी राज्य के अंतर्गत आते हैं जब वो प्रशासनिक अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या उस तरह की पावर का यूज़ करते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ठीक है, तो तब वो जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो जुडिशरी को देखिए, जुडिशरी जो राज्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने जा कहाँ रहे हैं, हम जुडिशरी के पास ही तो जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, इसलिए उससे अलग है, ठीक है। ये चीज़ होगी। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 13। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 13 जिसमें कहते हैं कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं असंगत हैं, ठीक है, तो उन कानूनों को जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो है असंवैधानिक, ठीक, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। देखिए इसको जो है कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशल रिव्यू भी कहा जा सकता है। यहाँ पे ये सिद्धांत जो है लागू होता है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, जुडिशल रिव्यू। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पे भी जुडिशल रिव्यू का जो है कहीं पे एज इट इज़ जिक्र नहीं किया गया किसी पर्टिकुलर उसमें आर्टिकल में, लेकिन देखिए हमने यूएसए से ये सिद्धांत लिया और यूएसए में भी यूएसए के संविधान में भी ये कहीं पे यूज़ नहीं किया गया, जबकि यूएसए में जो एक मारवरी बनाम मेडिसिन केस जो 1803 का हुआ था, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह की शब्दावली का यूज़ भी किया गया था और इस तरह के प्रोसेस का भी यूज़ किया गया था, तो वहीं से ये आइडिया हमने लिया है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ऐसा कोई कानून बनता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं लागू करने में जो है प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो वो कानून जो है उस कानून के खिलाफ हम जैसे कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट क्या है, देखिए जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 226 आर्टिकल के अंतर्गत जो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उस वक्त जो कोर्ट अगर उसको अवैधानिक ठहराएगा तो इसी को कहीं ना कहीं हम जुडिशल रिव्यू का नाम दे देते हैं। अब देखिए आर्टिकल 13 के जो तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 13(1), 13(2) और 13(3), तो क्या है हम आगे बताते हैं। ये तो हम आर्टिकल 13 के बारे में जैसे बात करें, इसमें देखिए इसके तीन पार्ट हैं, ठीक है, आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) और देखिए एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें 13 का फोर्थ पार्ट भी जो है ऐड कर दिया जाता है। देखिए क्या था वो 13(1) में क्या है, पूर्व विधियां व मूल अधिकार। देखिए पूर्व विधियां, कब की पूर्व विधियां, जब हमारा संविधान नहीं बना था उससे पहले की जो विधियां थी, ठीक है, उनको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि कब मिले हमें, संविधान बनने के बाद, और पूर्व विधियां कब की, जो संविधान बनने से पहले थी। अब संविधान बनने के बाद हमें पता चलता है कि जो पहले की जो बनाई हुई विधियां हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों के बीच में कहीं ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो उन विधियों को जो वहीं पे जो है रोक दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकती है, ठीक है, राइट। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर वो विधियाँ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान के बाकी पार्ट पे जो है अच्छी तरह से अप्लाई होती हैं, लेकिन सिर्फ एक मौलिक अधिकारों के बीच में है, तो वो सिर्फ मौलिक अधिकारों वाले पार्ट पर लागू नहीं होगी, बाकी सब जगह उनकी सेम वैल्यू रहेगी, राइट। 13.2 में क्या कहा जाता है कि संविधान के पश्चात की जो विधियाँ, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब हमारा संविधान बना था उसके पश्चात जो विधियाँ बनेंगी वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को दिमाग में रख के बनाई जाएंगी कि वैसी विधियां एटलीस्ट ना बनाई जाए, किसी भी विधानमंडल के द्वारा, किसी भी संसद के द्वारा ऐसी विधियां ना बनाई जो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या हमारे मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हो, ठीक है। तो इस तरह की विधियां नहीं बनाई जाएंगी, वो आर्टिकल 13.2 में ये बात कही गई है। तो आर्टिकल 13.3 क्या, देखिए विधि की परिभाषा दी जाती है कि विधि है क्या, ठीक है, लॉ है क्या। जिस लॉ की हम बात करें कि जो इस तरह से पहले वाली विधियाँ ये होनी चाहिए या बाद वाली विधियाँ ऐसी होनी चाहिए, तो वो विधि है क्या। जिस तरह से हमने स्टेट को पीछे डिफाइन किया कि अगर हम स्टेट के अगेंस्ट हमारे मौलिक अधिकार हैं तो स्टेट के अंदर आता क्या है, इसलिए हमने स्टेट को डिफ़ाइन किया, क्या क्या एजेंसीज जो है स्टेट के साथ आ सकती हैं, ठीक है, जो स्टेट को डिफ़ाइन कर सकती है। अब वैसे यहाँ पे हम विधि या लॉ को डिफ़ाइन करेंगे कि विधि के अंतर्गत क्या आता है। देखिए अध्यादेश आते हैं, ठीक है, आदेश आ सकते हैं, नियम आ सकते हैं, उपनियम आ सकते हैं, ये चार तरह की चीज़ें जो है विधि के अंतर्गत आती है। लेकिन एक 24th अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें 13.4 ये पार्ट भी जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि इस विधि के अंतर्गत जितने भी जो प्रावधान हैं, ठीक है, उनको जो है आर्टिकल 368, जिसमें क्या है कि संविधान का जो है कहीं ना कहीं एक संशोधन करने की, संविधान के अंदर संशोधन करने की संसद की शक्ति की बात करता है आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये जो 13 में जो हम जिस लॉज की या जिस विधि की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है, इसको जो है आर्टिकल 368 पर लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है,
इसके अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन होते हैं 368 के अंतर्गत, उन संवैधानिक संशोधनों पर जो है इस आर्टिकल में बनाई गई विधियों को जो है लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 368 में जो संशोधन होता है उसकी एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, जबकि जो नॉर्मल जो सामान्य विधियां बनती है उसका एक अलग प्रोसेस है। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ जो विधियां बन रही उनको जो यहाँ पे संशोधन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, संवैधानिक संशोधन 368 पर जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। राइट, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये है आर्टिकल 13। ठीक है, तो आज हमने बात की आर्टिकल 12 और 13 के बारे में, जिसमें हमने कहीं ना कहीं लॉ को डिफाइन किया है और स्टेट को डिफाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू बात करेंगे क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं और क्या क्या उसमें एक्सेप्शनल चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो मौलिक अधिकार जो है कहीं ना कहीं विवाद का काम करते हैं, जिसमें हम अगर समानता की बात करते तो कहाँ पे समानता नहीं दिख रही है, जहाँ पे हम किसी विशेष अधिकार की बात कर रहे हैं तो कहीं पे विशेष अधिकार हमें दिख रहे हैं या कहीं पे ना दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स का है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। जो पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को भी विजिट कीजिए, उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो है एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अच्छी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही बताता है, इसलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में कुछ अच्छा अच्छा लिख भी दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं लगती है तो डिसलाइक भी तो कर दीजिए, एटलीस्ट पता तो चले मुझे कि कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाद में तो आप लोग जुड़ेंगे, लेकिन फिर एक टाइम पे एक समय पे इतनी सारी वीडियोस आप देख भी नहीं पाओगे और आपको समझ भी नहीं आएंगी, इसलिए अभी से आप कंटिन्यू लगे रहें। ठीक है, बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।